नमस्कार साथियों। ओनली जीएस वे में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र नागरिक शास्त्र। तो इसकी 17 क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। आज ये 18वीं क्लास है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। ये विचार किसके हैं? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के। उपर्युक्त विचार जवाहरलाल नेहरू से संबंधित हैं। भारतीय न्यायपालिका के संबंध में ए कृष्ण स्वामी अय्यर का कहना है कि संसार के किसी भी न्यायालय को इतने अधिक विशाल तथा विस्तृत अधिकार प्राप्त नहीं है जितने कि भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, बी ऑस्टिन ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को सामाजिक क्रांति का संरक्षक कहा है। ए कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार भारतीय संविधान का भावी स्वरूप बहुत कुछ सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं उसके द्वारा दिए गए निर्देशों पर निर्भर होगा। एम बी पायली का विचार है, अपनी विधिक और व्यापक शक्तियों के कारण सर्वोच्च न्यायालय देश के न्याय क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है तथा देश के संविधान एवं कानूनों का संरक्षक है। प्रश्न नंबर अगला है 11। न्यायिक पुनर्समीक्षा का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1803 में मारबरी नामक मेडिसन बाद में अमेरिका के उच्चतम न्यायालय द्वारा वहां के संविधान के तीसरे अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। इस ऐतिहासिक बाद में दिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप अमेरिका की कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों के संविधान समस्त न होने पर वहां के उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्हें रद्द किया जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अमेरिका से प्रेरित होकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग 3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है यह न्यून करती है। इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अपने अनेक निर्णयों से उच्चतम न्यायालय ने अपनी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति पर है विस्तार किया है। केशवानंद भारती के बाद में दिए गए निर्णय के अनुसार अगर संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि या संवैधानिक संशोधन संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो तो उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 12। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भारत में किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया गया है। तो इसका सही जवाब बनेगा यूएसए के संविधान से। प्रश्न नंबर 14 है, न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना कहाँ के संविधान से ली गई है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यूएस के संविधान से। प्रश्न 15 है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य है कि न्यायपालिका को विधायिका के द्वारा
पारित कानून और अथवा कार्यपालिका के कृत्यों की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है और उसके बनाए कानूनों को न्यायपालिका द्वारा अवैध नहीं घोषित किया जा सकता। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यूएसए में वहां के उच्चतम न्यायालय को वहां की विधायिका कांग्रेस द्वारा पारित कानून को संविधान के उल्लंघन करने की दशा में अवैध घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। यूएस से प्रेरित होकर भारत में भी न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। फ्रांस में संवैधानिक परिषद द्वारा वहां की विधायिका द्वारा पारित कानूनों पर वहां के राष्ट्रपति की स्वीकृति से पूर्व उन, उनकी संविधान समस्त होने की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। पूर्व उनकी संविधान सम्मत होने की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न 16, विधि की उचित क्रिया किसी देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिकी संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया शब्दावली अपनाया गया है, जबकि भारतीय संविधान में जापानी संविधान की शब्दावली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। इस आधार पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की वैधानिकता की जांच विधायी संस्था की विधि निर्माण क्षमता के साथ साथ इस आधार पर भी कर सकता है कि वह कानून की उचित प्रक्रिया की शर्तों को पूरा करता है या नहीं। अर्थात यदि यह कानून प्राकृतिक न्याय के कुछ सामान्य सिद्धांतों के विरुद्ध हो तो उसे सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यही कारण है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति से अधिक है, क्योंकि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किसी विधि को असंवैधानिक तभी घोषित कर सकती है जब विधायिका के विधि निर्माण क्षमता के बाहर हो। भारतीय न्यायपालिका किसी विधि को अपनी उचित अनुचित धारणाओं के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती। अगला चैप्टर है राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं जनमत। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मॉरिस डुवर्जर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक दल संगठन की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कोर्स। मॉरिस डुवर्जर के अनुसार राजनीतिक दल के संगठन तथा कार्यविधि का परीक्षण अनेक भीतरी चक्रों की भूमिका प्रदर्शित करता है, जिसमें शामिल है चौगुट, शाखा दल, प्रकोष्ठ दल और सैनिक दस्ते। किसने कहा यह शब्द जनमत सामान्यतः है लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करने हेतु प्रयुक्त होता है जो उन्हें अथवा समुदाय के हित को प्रभावित करने से संबंधित है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स ब्राइस। जेम्स ब्राइस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में जनमत की सुनिश्चित परिभाषा करने में अपने आप को असमर्थ पाने के कारण समुदाय के हित साधना के आधार पर लोकमत को समझाने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, यह किसने कहा कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है? तो इसका सही जवाब बनेगा गिलक्राइस्ट। आर एन गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल साइंस में लिखा है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं,
एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लेखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है। कारण आर है, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है किंतु आर सही है। शासन शक्ति पर कब्जा जमाना राजनीतिक दलों का अंतिम लक्ष्य होता है। दबाव समूह अपने हितों के प्रति कार्यशील रहते हैं। शासन क्रिया में इनकी भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से होती है, अतः उपयुक्त प्रश्न का कथन गलत है। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, वे अपने हितों की प्राप्ति के लिए किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार का समर्थन मात्र करते हैं। शेष इनकी कोई भूमिका नहीं रहती, इसलिए उपयुक्त प्रश्न का कारण सत्य है। प्रश्न नंबर 5 है, नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक संघ। नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में व्यापारिक संघों को उच्च स्थिति प्राप्त है। लिडबोम ने इस मत का समर्थन करते हुए लिखा कि इसके दो फायदे हैं। पहला तो सरकार अच्छी अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहती है, जिससे वह सभी दायित्वों को पूरा कर लेती है। दूसरे, बाजार अर्थव्यवस्था निवेश और रोजगार के अवसर प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा दबाव समूह हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है? तो इसका सही जवाब बनेगा प्रदर्शनात्मक। आमंड द्वारा वर्गीकृत दबाव समूह में प्रदर्शनात्मक दबाव समूह अपने हितों की सिद्धि के लिए हिंसा का आश्रय भी लेते हैं। इस प्रकार के समूह भीड़ व प्रदर्शन आदि के रूप में आसपास प्रकट या विलुप्त होते रहते हैं। यह प्रदर्शनों, जुलूसों, दंगों, धरनों, हड़तालों आदि के रूप में प्रकट होकर अचानक ही प्रभावी हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, नीचे दो वक्तव्यों को सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, अनुपातिक प्रतिनिधि का साधारणतः बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है। कारण आर है, इस व्यवस्था में छोटे दलों के लिए कुछ सीट प्राप्त करना आसान होता है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। उपयुक्त प्रश्न कथन ए, अनुपातिक प्रतिनिधियों का बहुलीय व्यवस्था से संबंध होता है। सत्य है, द्विदलीय पद्धति में सामान्यता सामान्य बहुमत प्रणाली का ही प्रयोग होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में छोटे दलों को अपनी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। अतः उपयुक्त प्रश्न में कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, साथ ही कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में किसने यह मत व्यक्त किया कि हित आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जनमत में अपनी भूमिका अदा करती है? तो इसका सही जवाब बनेगा लॉवेल। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत की अवधि में जनमत के बारे में कुछ नए अध्ययन प्रकट हुए ताकि जनमत के निर्माण में लोगों की अभिवृत्तियों, निष्ठाओं तथा आचरण की भूमिका वर्णन किया जा सके। पब्लिक ओपिनियन इन वार एंड पीस शीर्षक वाले अध्ययन में लावेल ने मत व्यक्त किया कि हित आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जनमत में अपनी भूमिका अदा करती हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में दबाव समूह का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब बनेगा भारतीय किसान यूनियन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल तीनों ही राजनीतिक दल हैं।
आमांड एवं पावेल द्वारा प्रस्तुत दबाव समूह के वर्गीकरण के अनुसार भारतीय किसान यूनियन समुदायात्मक दबाव समूह के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई थी, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बर्क द्वारा। इंग्लैंड के नेता लेखक एडमंड बर्क ने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन द केस ऑफ द प्रेजेंट डिस्कोनेंट्स में राजनीतिक दल को सर्वप्रथम परिभाषित करते हुए कहा कि दल एकतावाद लोगों का ऐसा निकाय है जो किसी विशेष सिद्धांत पर राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए सहमत होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कार्य राजनीतिक दलों द्वारा संपादित किया जाता है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना। राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव में भाग लेना है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों को निर्वाचनों में भाग लेने के लिए टिकट देना और उनकी सहायता करना है। राजनीतिक दलों का निर्माण किस आधार पर होता है, तो आइए क्वेश्चन ये डिस्प्यूटेड रहा, इसकी सही व्याख्या देखते हैं। राजनीतिक दलों के निर्माण में किसी एक कारण की भूमिका नहीं होती है। विभिन्न देशों की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों राजनीतिक दलों के निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाती हैं। अल्प विकसित विकासशील देशों में धार्मिक, जातीय इत्यादि सांस्कृतिक कारकों के आधार पर राजनीतिक दलों के निर्माण हुए हैं, जबकि विकसित पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों ने राजनीतिक दलों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। चूंकि सामान्य राजनीतिक दलों के निर्माण की सबसे स्पष्ट अवधारणा है, इसलिए सामान्य तौर पर सामान्य हित को राजनीतिक दल के निर्माण का आधार माना जा सकता है। धार्मिक, जातीय या आर्थिक राजनीति सभी वर्गों के अपने अपने सामान्य हित होते हैं, जिसके आधार पर वह संगठित होकर सत्ता प्राप्ति की दिशा की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 13 है, किसने दबाव समूह को एक अज्ञात साम्राज्य जैसा कहा है, तो इसका सही जवाब बनेगा एसी फाइनर। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए एसी फाइनर ने इन्हें अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। डी मैक्कीन ने इसका नाम अदृश्य सरकार रखा है तथा थॉर्स्टेन सैलिन और रिचर्ड डी लैम्बर्ट ने इन्हें अनौपचारिक सरकार कहा है। प्रश्न 14 है, द्वै पार्टी व्यवस्था पाई जाती है, तो इसका सही जवाब बनेगा यूएसए में। दो दलीय प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में पाई जाती है। इन दलों में एक का नाम रिपब्लिकन पार्टी है और दूसरे का नाम डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक पार्टी है। अमेरिका में सत्ता के लिए संघर्ष इन्हीं दोनों राजनीतिक दलों के बीच चलता है। प्रश्न नंबर 15 है, अमेरिका में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं, तो इसका सही जवाब बनेगा रिपब्लिकन और लोकतांत्रिक। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी वह विशेषता है जो राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करती है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक विचार की पर आधारित होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल अनिवार्यतः किसी निश्चित राजनीतिक विचारधारा पर आधारित होते हैं। एक दबाव गुट में विभिन्न राजनीतिक विचार वाले हो सकते हैं, जबकि एक राजनीतिक दल के सभी सदस्य कुछ निश्चित राजनीतिक सिद्धांतों को मानने वाले होते हैं। इस प्रकार एक राजनीतिक दल से अनेक हित समूह संबंधित होते हैं, जिनके आर्थिक हित तो भिन्न भिन्न हैं, लेकिन वे एक ही राजनीतिक
वैचारिकी में विश्वास करते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, दबाव समूह की दबाव समूह की तकनीक है, तो इसका सही जवाब बनेगा मूल्य आधारित मांगों पर। दबाव समूह जिन मांगों को सरकार के समक्ष रखते हैं उनके समर्थन में धावक लोगों की स्वीकारोक्ति भी आवश्यक है। मूल्य आधारित मांगे ही ज्यादा से ज्यादा समर्थन प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। ऐसी मांगे सरकार पर दबाव नहीं डाल सकती जिन्हें जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त न हो। प्रश्न नंबर 18 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लेखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, भारत में सुदृढ़ दलीय व्यवस्था नहीं है। कारण आर है, भारतीय राजनीतिक दल भारतीय समाज की जटिलता को प्रतिबिंबित करते हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। भारत में अभी भी कोई स्थलीय स्थायी दल व्यवस्था उभर कर नहीं आई है। कांग्रेस और भाजपा के साथ संबंध विभिन्न दल सत्ता प्राप्ति के लिए क्रियाशील रहते हैं, इसलिए ये दलीय व्यवस्था न होकर भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन तथा कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का निर्माण करते हैं। कांग्रेस और भाजपा के अलावा असंख्य राजनीतिक दलों का अस्तित्व भारतीय समाज की जटिलता को प्रतिबिंबित करते हैं। अतः उपर्युक्त प्रश्न में कथन ए और कारण दोनों ही सही हैं। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या प्रस्तुत कर रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में कौन दल प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन डिस्प्यूटेड रहा है, ये इसकी व्याख्या देखते हैं। अपने हितों के लिए संघर्ष करना दबाव समूह का कार्य है। दल सत्ता प्राप्त के लिए संघर्ष करते हैं। राजनीतिक दलों के कोई स्पष्ट हित नहीं होते हैं, अनेक हितों का सम्मिलन राजनीतिक दल में ही हो जाता है। इसलिए समय अनुकूल मुद्दों जो दल को सत्ता तक पहुंचाते हैं महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए विकल्प डी भी दल प्रणाली विशेषता नहीं बताता। दल प्रणाली से कार्यपालिका एवं विधायिका की गतिविधियां प्राप्त होती हैं, न कि न्यायपालिका की गतिविधियां। लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायिक प्रणाली स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है। इसमें नियुक्तियां और कार्यप्रणाली में दल की कोई भूमिका नहीं होती। अतः दल के द्वारा सभी अंगों में एक रूपता स्थापित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार उपर्युक्त प्रश्न में विकल्प ए और डी दोनों सही है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से किस विद्वान ने कहा था कि भारत में स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी वह एक दल प्रधान दल व्यवस्था थी। तो इसका सही जवाब बनेगा रजनी कोठारी ने। भारत में प्रचलित बहुदलीय प्रणाली यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस इटली से भिन्न है। भारत में दल प्रणाली अपने आप में एक मॉडल है। मॉरिस जोन्स और रजनी कोठारी ने 60 के दशक में इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि भारत में स्वतंत्रता से पहले के वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी वह एक दल प्रधान दल व्यवस्था की थी। प्रश्न नंबर 21 है, किसने कहा राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे। इस संबंध में सूचना एकत्रित करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी,
लावेल। राजनीतिक दलों अनेकानेक दोषों के बावजूद प्रजातंत्र के लिए आवश्यक हैं। उपर्युक्त कथन लावेल का है। इन्होंने अपनी पुस्तक गवर्नमेंट एंड प्रॉपर्टी इन कॉन्टिनेंटल यूरोप प्रीफेस में राजनीतिक दलों के बारे में यह टिप्पणी की है। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से किसने दलीय व्यवस्था तथा निर्वाचन व्यवस्था के मध्य सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है, सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एम डूब्रजर। फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक मॉरिस डूब्रजर ने अपनी चर्चित कृति पॉलिटिकल प्रॉपर्टीज में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के बारे में विस्तार में वर्णन किया। इन्होंने ही दलीय व्यवस्था तथा निर्वाचन व्यवस्था के मध्य सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है 23, भारत में दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत किसने की थी? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. राय ने। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत एम.एन. राय ने की थी। हालांकि उपर्युक्त सभी विचारक राजनीतिक दलों को लोकतंत्र के लिए घातक मानते हैं, परंतु एम.एन. राय ने सर्वप्रथम इस मत का प्रतिपादन किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी राजनीतिक दल किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है 24, निम्न में कौन सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा किसान संगठन। जी.ए. अमांड ने दबाव समूह का वर्गीकरण संस्थात्मक, समुदायात्मक, असमुदायात्मक तथा प्रदर्शनकारियों के रूप में किया है। सामुदायिक दबाव समूह हितों की अभिव्यक्ति के लिए विशेष कृति संघ होते हैं। इनकी मुख्य विशेषता अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति करना होता है। इनमें प्रमुख व्यवसायिक संगठन, किसान संगठन और श्रमिक संगठन होते हैं। प्रश्न 25 है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सभी दबाव समूह हित समूह हैं। हित समूह एक व्यापक अवधारणा है। इसके अंतर्गत दबाव समूह, एनजीओ, आईएनजीओ, लॉबी इत्यादि आते हैं। जो हित समूह शासन पर दबाव डालकर अपने हितों की पूर्ति करते हैं, इन्हें ही दबाव समूह कहा जाता है। किंतु कुछ हित समूह स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जिनका सरकार की गतिविधियों में कोई संबंध नहीं होता। इन आधारों पर यह कहा जाता है कि सभी दबाव समूह हित समूह हैं, किंतु सभी हित समूह दबाव समूह नहीं है। निम्न में किसने चेतावनी दी कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो इसका सही जवाब बनेगा बी.आर. अम्बेडकर। राजनीतिक में व्यक्ति पूजा के दुष्प्रभावों को देखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा घोषित किया था। भारत की राजनीतिक में भक्ति या आत्मसमर्पण या नायक पूजा अन्य देशों की तुलना में बड़े स्तर पर अपनी भूमिका निभाती है। राजनीतिक में व्यक्ति पूजा पतन का रास्ता है और जो अंततः तानाशाही पर खत्म होता है। प्रश्न नंबर 27 है, राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, कोई भी स्वतंत्र देश इनके बिना नहीं रह सकता, ये कथन किसका है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लास्की। ब्राइस के अनुसार राजनीतिक दल अपरिहार्य, कोई भी स्वतंत्र देश
सॉरी, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राइस। राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, कोई भी स्वतंत्र देश इनके बिना नहीं रह सकता है, ये कथन किसका है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राइस। ब्राइस के अनुसार राजनीतिक दल अपरिहार्य हैं, कोई भी स्वतंत्र देश इन उनके बिना नहीं रह सकता। इसके लिए अतिरिक्त ब्राइस ने राजनीतिक दल के संबंध में कहा कि राजनीतिक दल उस संगठित समूह को कहते हैं जिसकी सदस्यता ऐच्छिक हो और जो राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने में अपनी सामूहिक शक्ति लगा दें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, एडमंड बर्ग के अनुसार राजनीतिक दल ऐसी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य सामान्य सिद्धांतों पर सहमत हों और सामूहिक प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहित करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे हों। मैकाइवर के अनुसार एक राजनीतिक दल ऐसी संस्था है जिसे किसी सिद्धांत या नीति के लिए संगठित किया गया है और उस नीति को संवैधानिक साधनों से सरकार के निर्णय के रूप में परिणत करने का प्रयत्न करता है। ली कॉक के अनुसार राजनीतिक दल नागरिकों के एक संगठित समुदाय को कहते हैं जो इकट्ठे मिलकर एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है। उसके विचार सार्वजनिक प्रश्नों पर एक समान होते हैं और वे एक समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार पर अपना आधिपत्य करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस शताब्दी में मिला? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 20वीं शताब्दी। ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार वर्ष 1928 में 20वीं सदी जनप्रतिनिधि कानून के माध्यम से प्रदान किया गया। प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में से किसमें राजनीतिक दल भाग नहीं लेते हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदत्त विधि निर्माण। राजनीतिक दलों के कार्यों में प्रदत्त विधि निर्माण या प्रत्यावर्ती विधायन का कार्य नहीं आता है। राजनीतिक दलों के कार्यों में मुख्यतः चुनावों में प्रतिभाग करना, नीति निर्माण करना, नेताओं की भर्ती एवं प्रशिक्षण करना, सरकार चलाना, विपक्ष की भूमिका निभाना, जनमत का निर्माण करना, हित प्रकटीकरण एवं संपूर्ण एवं राजनीतिक समाजीकरण शामिल है। निम्नलिखित में किस देश में एक दलीय पद्धति है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन में साम्यवादी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत एक दलीय व्यवस्था विद्यमान है। चीन की साम्यवादी पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कहते हैं। यह विश्व की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है जो वर्तमान में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त भारत में बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है। चीन व अन्य साम्यवादी देशों में एक दलीय दल पद्धति पाई जाती है। प्रश्न नंबर 31 है, किस देश में एक दलीय पद्धति पाई जाती है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना। प्रश्न नंबर 32 है, चीन ने स्वीकार किया है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एक दलीय पद्धति। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशों द्वारा मान्यता। विदेशों द्वारा मान्यता राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, राजनीतिक दलों की निम्न विशेषताएं होती हैं। दल ऐच्छिक संस्था होते हैं।
दल के सामान्य सिद्धांतों पर सहमति होती है। ये शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक साधनों में विश्वास करते हैं। इनका लक्ष्य राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना होता है। दलों का संगठित होना अनिवार्य है। ये राष्ट्रीय हितों को प्रमुखता देते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अवैधानिक साधनों का प्रयोग। सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, दल कहते हैं। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक हो तो उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। राजनीतिक दल की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं: संगठन, मूलभूत सिद्धांतों की एकता, संवैधानिक उपायों का प्रयोग, लोकतंत्र में विश्वास एवं राष्ट्रीय हित की वृद्धि इत्यादि। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में कौन ये विश्वास करता है कि प्रजातांत्रिक तथा सर्वाधिकारवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का चरित्र आवश्यक रूप में अल्पतंत्रीय होता है? तो इसका सही जवाब बनेगा रॉबर्ट मिचेलस। जर्मन समाज वैज्ञानिक रॉबर्ट मिचेलस ने अपनी महत्वपूर्ण कृति पॉलिटिकल प्रॉपर्टीज में गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने जर्मनी के राजनीतिक दलों का विश्लेषण करते हुए लिखा कि किसी भी राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक दलों पर नियंत्रण मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रहता है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में किसे चतुर्थ स्तंभ फोर्थ स्टेट कहा जाता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेस। लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के तीन स्तंभ माना जाता है तथा प्रेस को चतुर्थ स्तंभ की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न नंबर 37 है, किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा फ्रांस। फ्रांस में सिविल सेवकों को राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने एवं उनकी गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी गई है, जबकि भारत एवं अमेरिका में सिविल सेवकों पर कठोर प्रतिबंध। हाल में वर्षों में ब्रिटेन में उच्च पदीय सिविल सेवकों को छोड़कर अन्य सिविल सेवकों को सीमित राजनीतिक गतिविधियों की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। प्रश्न नंबर 38 है, कन्वेंशन, कॉकस और प्राइमरी का संबंध प्रमुखता किससे है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका दलों और चुनाव से। अमेरिकी दलों और चुनाव से। कन्वेंशन, कॉकस और प्राइमरी का संबंध अमेरिकी दलों चुनाव से है, जिसके द्वारा अमेरिका के चुनाव का आरंभ होता है और अंत राष्ट्रपति के चुनाव से होता है। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक दल का एक अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, समाचार पत्र प्रकाशित करना। समाचार पत्र प्रकाशित करना राजनीतिक दल का अनिवार्य कार्यकलाप नहीं होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य हैं प्रजातंत्र का संचालन संभव बनाना, राजनीतिक प्रक्रिया को स्थिरता प्रदान करना, जनता एवं सरकार के मध्य कड़ी का कार्य करना, सत्तारूढ़ दलों की निरंकुशता पर नियंत्रण,
जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, सरकार के समक्ष मुद्दे प्रस्तुत करना, लोगों को शासन में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, राष्ट्रीय एकता स्थापित करना। प्रश्न 40 है, निम्नलिखित में से कौन घोषणा पत्र की श्रेष्ठ परिभाषा है? तो इसका सही जवाब बनेगा, निम्नलिखित में से कौन घोषणा पत्र की श्रेष्ठ परिभाषा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता। लोकतांत्रिक प्रणाली में प्रत्येक राजनीतिक दल कुछ मुद्दों एवं कार्यक्रमों पर जन समर्थन प्राप्त करने एवं सरकार बनाने का प्रयास करता है। इन मुद्दों एवं कार्यक्रमों को वह चुनाव पूर्व जारी घोषणा पत्र के द्वारा जनता के समक्ष समर्थन हेतु प्रस्तुत करता है। इस प्रकार घोषणा पत्र कुछ मुद्दों एवं कार्यक्रमों के प्रति राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, लोक मत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेस। प्रेस या समाचार पत्र लोक मत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी है। प्रेस सरकार एवं जनता दोनों को नियंत्रित जनता एवं सरकार दोनों का नियंत्रक होता है। लिपमैन ने समाचार पत्रों को प्रजातांत्रिक का धर्म ग्रंथ कहा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, लोकमत निर्माण के अन्य साधन हैं मानव तत्व शिक्षण संस्थाएं, रेडियो, टीवी एवं सिनेमा, मंच व्यवस्थापिका सभाएं तथा राजनीतिक दल, जबकि चुनाव, आवेदन पत्र, स्मृति पत्र, वैधानिक आंदोलन तथा सत्याग्रह लोकमत अभिव्यक्ति के साधन हैं। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन विचारधारा राजनीतिक दल को सामाजिक वर्ग के एक मोर्चे के रूप में विचार करती है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क्सवाद। मार्क्सवादी विचारधारा में राजनीतिक दल को श्रमजीवी क्रांति का अग्रिम दास्ता मानते हैं। दल ही श्रमिक वर्ग में क्रांति का विचार का प्रसार करता है, उन्हें क्रांति की कला की शिक्षा देता है और उन्हें अपने देश में सफल बनाता है। यह न केवल शांति से पहले आवश्यक है, श्रमजीवी अधिनायक तंत्र की स्थापना के लिए वह क्रांति के बाद भी आवश्यक है। प्रश्न नंबर 43 है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथमतः कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। ब्रिटेन को आधुनिक दल व्यवस्था का जनक माना जाता है। ब्रिटेन में राजनीतिक दल का विकास स्टुअर्ट राजाओं और उनकी संसदों के बीच हुए संवैधानिक संघर्ष का परिणाम माना जाता है। प्रारंभ में दल अधिक राजनीतिक नहीं थे, बल्कि उनका स्वरूप दलबंदी गुटबंदी का था। विकास के इस क्रम में जो व्यक्ति जेम्स द्वितीय और उसके पुत्र का समर्थन करते उन्हें टोरी कहा जाने लगा, और जो व्यक्ति रक्तहीन क्रांति का समर्थन किया तथा व्यग दल ने संसद का कालांतर में दोनों दलों ने अपने स्वरूप में परिवर्तन किया और विशुद्ध राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। इन दलों के नामों में परिवर्तन हुआ। व्यगवाद व्यगवाद में उदारवाद या लिबरल दल कहलाए तथा टोरी अनुदार दल कहलाए। ब्रिटिश टोरी और व्यग दलों की विचारधारा क्रमशः है, तो इसका सही जवाब बनेगा अनुदारवादी और उदारवादी थी। किसी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है, तो इसका सही जवाब बनेगा सत्ता प्राप्त करना। किसी भी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। किसी भी दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना न होकर अपने सदस्यों के हितों को सिद्ध करना होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में निम्न अंतर होते हैं। दबाव समूह का आकार एवं उद्देश्य दलों की तुलना में सीमित होता है। व्यक्ति कई दबाव समूह का सदस्य हो सकता है, किंतु कई दलों का सदस्य नहीं हो सकता। दबाव समूह के विपरीत दलों के निश्चित सिद्धांत तथा
कार्यक्रम होते हैं। दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्ति है, किंतु दबाव समूह का उद्देश्य सत्ता को इस प्रकार प्रभावित करना होता है कि उनके हितों की पूर्ति हो। दल लक्ष्य प्राप्ति हेतु संवैधानिक साधनों का, जबकि दबाव समूह संवैधानिक एवं असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। साथियों, एक बार पुनः आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो या ये क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।